नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज। आज हम जिस महानुभाव की बात कर रहे हैं वो बहुत ही सरल और साधारण जीवन जीते हैं। उनको गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, शोषित और वंचितों का नेता कहा जाता है। वो बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता हैं। उनकी जीवनी जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संघर्षमय रही है। इन्होंने सिवान से बीए की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने बैचलर इन लॉ की डिग्री हासिल की। अपने पठन पाठन के दौरान इन्होंने रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन से अपना जुड़ाव किया और वहाँ से एक सक्रिय एक्टिविस्ट के तौर पर उभर कर बाहर आए। 2007 में इसी क्रम में इन्हें स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन का और आगे जाकर ये नेशनल प्रेसिडेंट भी बने रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन के 2010 में। 2014 में इन पर एक केस आया जिसके कारण इन्हें जो है जेल जाना पड़ा और उसके बाद जेल में रहते हुए इन्होंने फैसला लिया विधानसभा चुनाव लड़ने का। 2020 में जेल में रहते हुए इनकी लोकप्रियता इतनी प्रगाढ़ थी, लोगों में इनके प्रति इतना घनिष्ठ विश्वास था कि ये जेल में रहते हुए जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से सन 2020 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कमला देवी को 25,000 वोटों से हराकर विजयी बने। मैं बात कर रहा हूं माननीय विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा जी की। सबसे पहले विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र योद्धा न्यूज़ में। आपको भी और आपके चैनल के तमाम दर्शकों की मेरे तरफ से प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, सबसे पहला मेरा सवाल है, जो अभी 2 अक्टूबर को जो जातीय जनगणना के आंकड़े जो हैं वो बाहर आए हैं, बिहार सरकार ने उसको बाहर किया है, तो इसके बारे में जातीय जनगणना जो हुई है ये कितना सही है, क्या इसकी उपयोगिता है समाज के लिए और किस तरह से ये लाभकारी है? जातीय गणना बिल्कुल सही है और हम लोग, हमारी पार्टी और हमारा पूरा महागठबंधन, जब हम लोग विपक्ष में भी थे तो इस मांग को उठाते रहे हैं कि जातीय गणना होना चाहिए। और आज तो बिहार के भीतर हम लोगों ने सरकार का समर्थन किया है। नीतीश जी ने भी इसके पक्ष में अपना लगातार बोलते रहे हैं और सब लोग मिल कर के हम लोग प्रयास किए तो गणना हुआ। तो इसके पीछे जो उद्देश्य था वो उद्देश्य यही था कि बिहार में हो या देश में, जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुसार उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि सरकारी तमाम जगहों पर हिस्सेदारी हम लोगों को नहीं मिल पाती है। पिछड़े तबके के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, ईबीसी के लोगों को हिस्सेदारी बहुत ही कम मिला हुआ है। तो हिस्सेदारी का सवाल है। बाबू जगदेव जी ने जो नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम लोग की संख्या तो बहुत बड़ी है, हमारा आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी बहुत दयनीय है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम नौकरियों में, तमाम जुडिशरी में भी किसी जगहों पर आप जाकर के तलाश लिया जाए तो सभी जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा कि हिस्सेदारी बहुत मामूली है और राजनीति में भी हिस्सेदारी बहुत मामूली है। इसलिए गणना करके जानना बहुत ज़रूरी था। आज रिपोर्ट आया, सबसे पहले बिहार सरकार ने इस रिपोर्ट को तत्काल घोषित किया है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। और अब देख रहे हैं कि जब से गणना हुआ है, रिपोर्ट आया है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है, लोग बेचैन हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गणना हो जानी चाहिए और सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भी ठीक ठीक गणना हो जाना चाहिए कि ये जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो ईबीसी के लोग हैं या जो एसटी एससी के लोग हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत क्या है, और तब उनकी एक अच्छी हिस्सेदारी जो है विभिन्न क्षेत्रों में मिलनी चाहिए, नौकरियों में भी मिलनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस काम को कराना नहीं चाहती है। यहाँ भी अड़ंगा डालते रही है, कोर्ट जाते रहे हैं लोग, लेकिन तमाम कुछ के बावजूद हम लोगों ने सारे मुसीबतों को झेलते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया और आज बिहार में जातीय गणना का रिपोर्ट आया है। इसलिए वे स्वागत योग्य है और मांग भी है कि केंद्रीय स्तर पर भी जातीय गणना हो जाए ताकि देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति का ठीक ठीक पता चल जाए। तो विधायक जी, आपने बताया कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इस तरह के जो पद हैं या फिर आर्मी में जो पद हैं, तो यहाँ अगर जनगणना के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, क्योंकि वहाँ टैलेंट काम करता है,
आप किस जात से हैं, उस जात से मतलब नहीं रखता है। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं इमरजेंसी में, तो आप सिर्फ़ ये देखते हैं कि मेरा इलाज हो। ये नहीं देखते कि वो किस जात का है। और जात पर हम इसका चुनाव नहीं कर सकते कौन डॉक्टर बने। ये मेधा पर है, उनके टैलेंट पर है। तो इससे आंकड़े आना बिल्कुल सही है। आपने जो बताया कि समाज में कौन कितनी किसकी हिस्सेदारी है, ये बिल्कुल सही है, ये जानना अच्छी बात है। लेकिन इससे लाभ क्या मिल रहा है? देखिए, एक बात जो हम लोग हमेशा स्टूडेंट लाइफ में भी जिस बहस को फेस करते थे, वो बहस ये भी था कि आरक्षण मिल जाने से कमज़ोर लोग, टैलेंटी जिसके अंदर नहीं है, वो लोग भी अच्छे-अच्छे जगहों पर चले जा रहे हैं, जिसके आधार पर देखा जाए तो ठीक से वो काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग कहते रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह बात बिल्कुल निराधार है। इसलिए निराधार है कि ऐसा नहीं है कि ऊँची जाति के जो लोग हैं, उन्हीं के घर में टैलेंट पैदा होते हैं। निचले तबके के भीतर कमल जो है किसमें खिलता है? कीचड़ में कमल खिलता है। इसलिए जो दलित, पिछड़ा और गरीब-गुरबा लोग भी हैं, उनके भीतर भी टैलेंट है। लेकिन सच्चाई यही है कि उनको अवसर नहीं मिलता है। उनको जो है जाने का कोई सुविधा नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलता है। इस वजह से वो लोग जो है पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए आरक्षण है, वो इसीलिए है कि कम से कम वैसे लोगों को भी कुछ जगह मिले जाने के लिए, अवसर मिले, ताकि इधर से भी लोग जा कर के अपनी कार्यकुशलता का ठीक-ठीक परिचय दें और अपनी जो प्रतिभा है उसको निखार सकें। इसलिए उस ज़माने में जिन लोगों ने आरक्षण का प्रावधान किया था, वो कोई मूर्ख लोग नहीं थे। हमारे आज के जो नेता लोग हैं, उनसे बहुत चालाक लोग थे। उन लोगों ने अंग्रेज़ों से भी लड़ा था और लड़ने के बाद हिंदुस्तान की जो आज़ादी प्राप्त हुई थी, उसमें हम देखे हैं कि उन लोगों ने इस प्रश्न को रखा था कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिनके पास कोई राजनीतिक सामाजिक हैसियत नहीं है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर राजनीतिक सामाजिक हैसियत देना चाहिए और इसके लिए आरक्षण का प्रावधान लाया गया था। तो इसलिए ये जितना कुछ बहस लाया जाता है, बेतुकी बहस है, ये फालतू किस्म की बहस है। हम समझते हैं कि हिस्सेदारी के अनुसार जो है, अगर संख्या के अनुसार अगर मिलता है, तो निचले तबके से भी सामाजिक स्तर पर पिछड़े जो लोग हैं, उनको भी जाने का अवसर प्राप्त होगा। और जिनके अंदर प्रतिभा है, वो किसी भी तबका का होगा, वो निश्चित आगे निकलेगा। उसको कोई रोकने थोड़े जा रहा है हम लोग। अगर यही बात सही है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10% जो आरक्षण दिया सवर्ण को, वो मैं पूछना चाहता हूँ, आर्थिक आधार पर दिया गया, तो भारतीय संविधान में आरक्षण का आधार तो कभी आर्थिक रहा ही नहीं, सामाजिक रहा। क्योंकि सामाजिक स्तर पर भी उनकी प्रताड़ना होती है। हम आज भी देखते हैं कि दलितों के साथ किस-किस तरह की प्रताड़ना पूरे देश में हो रहा है। भई भाजपा की जो सरकार है मणिपुर में, दलितों को, बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। कई जगह दलितों की बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उसकी लाश तक भी परिवार को नहीं पहुँचा। क्या सामाजिक हैसियत है उनकी? क्या राजनीतिक हैसियत है उनकी? कुछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके साथ घटनाएँ होती तो कोई उनके साथ खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि लोग, एक तो अशिक्षित भी बहुत कम लोग हैं और हिम्मत भी नहीं है, सत्ता उन्हीं लोग के हाथ में है। इसलिए समाज में अभी भी गैर बराबरी जो मौजूद है, इस गैर बराबरी को ख़त्म करना है, तो एकदम जो है संख्या के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जब ये भी बराबरी, जब गैर बराबरी ख़त्म हो जाता है, तो निश्चित तौर पे तब इस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन आज भाजपा क्या कर रही है? आरक्षण पर आज ही विचार करने की बात कर रही है। आज भी समाज में दलितों की क्या स्थिति है? पिछड़ों, अति पिछड़ों की क्या स्थिति है? उनकी हिम्मत बनती है? नहीं हिम्मत बनती है। इसलिए हिम्मत भी लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सभी जगहों पर जाना बहुत ज़रूरी है। और इस हिसाब से अगर देखें, तो जातीय गणना देश स्तर पर हो और जिनकी जितनी संख्या है, उसके अनुसार उनकी हिस्सेदारी आरक्षण में मिलनी चाहिए। तो विधायक जी, आप गरीबों के नेता हैं, आप दलितों और पिछड़ों के नेता हैं, तो आप उनको समान अधिकार देने के लिए किस तरह का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं समाज में? और कितने प्रतिशत लोगों में जो है समानता आ चुकी है या फिर उनको अपना हक मिल चुका है आपके कार्य से? क्योंकि आप जैसे कि एक सक्रिय एक्टिविस्ट भी रहे हैं और बहुत लंबे समय से आप गरीबों के लिए लड़ते रहे हैं, उनके अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ते रहे हैं, उनके लिए आप आवाज़ उठाते रहे हैं। तो आप बेशक बहुत उम्दा काम करते आए हैं इतने सालों से, तो उस काम का प्रभाव क्या रहा है? तो एक तो मैं बता दूं कि जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, जिसको शॉर्ट में भाकपा माले हम लोग कहते हैं, यह पार्टी
समाज में जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, वीकर क्लास के जो लोग हैं, उनको बराबरी की लड़ाई की ही शुरुआत की थी शुरू में। और हमारे समाज में जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें दलित को, बहुत निचले तबके के जो लोग थे, उनको बराबरी पर, यहाँ तक कि उन जगहों छोड़ दीजिए, खटिया पर भी बराबर बैठने का अधिकार नहीं था। भाषण मीटिंग में बोलने का अधिकार नहीं था। एक ज़माना था कि जब हम लोग छोटे-छोटे थे इन गाँव में, तो हम लोग देखते थे, सुनते थे कि लोग ग्राम सभा भी नहीं कर सकते थे, मीटिंगों में बैठ नहीं सकते थे। तो हमारी पार्टी ने उस समय इन गरीब-गुरबे लोगों के अंदर जागरण पैदा करके, संगठित करके और भाषण देने के लिए, मीटिंग करने के लिए जागरूकता पैदा किया, खटिया पर बैठने के लिए अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ा। और उस लड़ाई में हमारे सीवान जिला में 158 साथियों की शहादतें हुई हैं, जान गई है। तब जाकर के मैं समझता हूँ सीवान में अभी भी जितना चाहिए उतना नहीं, लेकिन गरीबों के एक स्तर तक आज़ादी मिली है, बराबरी मिली है, तब आज जाकर ये गरीब का प्रतिनिधि जो है चुनाव भी जीत रहा है। लेकिन जितना चाहिए अभी उसको हासिल करने में समय लगेगा। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि एक स्तर तक, देखिए थाना में, अंचलों में गरीब-गुरबे लोग जाते थे तो कभी उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। आज भी है, लेकिन हम लोग जब से इस लड़ाई को लड़े हैं, तब से हम समझते हैं कि अभी भी 50% कम से कम इस मामले में सुधार हुआ है। और हमने जब से जीता है, हमने एकदम जो है कमिटमेंट भी जनता के सामने रखा था कि हमारे हमारे जो है इलाके में जहाँ से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस इलाके में कहीं भी थाना से लेकर के अंचलों में लोग जाएँ, तो वहाँ कम से कम बराबरी का हक लोगों को मिले। थाना और हो या कोई भी बैठाकर उनसे बात करें, तो एक स्तर तक इसमें सुधार हुआ है और हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयासरत भी हैं। तो एक हमारी पार्टी है जो इस काम को कर रही है और अभी भी पूरे देश में जहाँ भाकपा माले नहीं है, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, वहाँ गरीबों की दशा बहुत ही खराब है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो विधायक जी, और एक बात जो है कि आप कंट्रोवर्सी में भी बहुत रहते हैं। पिछले दिनों कुछ महीनों पहले आपने जो है जातिवाद पर बहुत बड़ी बयानबाजी की थी, जिसको लेकर बहुत हंगामा, बहुत बवाल हुआ। तो ये समाज को जैसे ऐसे बयान जिससे समाज बँट जाए, जिससे सवर्णों, पिछड़ों, अति पिछड़ों या एक भेदभाव समाज में आए, एक सांप्रदायिक सद्भावना जो है वो बिगड़ जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये बात साफ-साफ मैं कह दूँ कि मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहता हूँ और मेरे जो विरोधी लोग हैं, विरोधी इस सेंस में कि हम लोग समाज में, आपने ही बताया, हम लोग की पहचान है कि हम समाज के जो भी तबका ऐसा है जिनके साथ अन्याय होता है, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने 5 गारंटी के मांग को लेकर के पूरे देश भर में लड़ाई छेड़ा है। वो 5 गारंटी में कि जितने लोग बेघर हैं, उनको घर मिलना चाहिए। जितने लोगों के पास बसने की ज़मीन नहीं है, सरकार उन्हें ज़मीन दे, सर्वे करा करके तत्काल ज़मीन दे। उसमें मनरेगा एक योजना जो गवर्नमेंट का चल रहा है, आजकल लूट का धंधा बना है। हमारी मांग रही है कि मनरेगा में कम से कम 200 दिन काम और 600 रुपया प्रतिदिन मज़दूरी उनको मिलना चाहिए। जितने लोग वृद्धा, विधवा और विकलांग लोग हैं, जिनका पेंशन आज भी बिहार में मात्र 400 रुपया प्रति मंथ है। तो इससे तो आज की महंगाई के ज़माने में कुछ नहीं होता, ये तो 10 साल से चला आ रहा है। तो हम लोग असेंबली में भी इस मांग को उठाया था और यहाँ भी खेत मजदूर सभा जो है हमारा गरीब मजदूरों का संगठन, उसके बैनर तले यह मांग किया जा रहा है कि उनको कम से कम 3000 रुपया पेंशन दिया जाए। तो इन तमाम मांगों को लेकर के और गरीबों को मान सम्मान और बराबरी मिले, इन सब मांगों को लेकर के धरना का कार्यक्रम चल रहा था जीरादेई प्रखंड पर। और उसी में वहाँ का एक सीईओ है जिसने लगातार जन विरोधी कार्रवाई के माने करते हुए गरीबों के खिलाफ खड़ा है। तो उसी पर वक्तव्य देते हुए मैंने कहा कि ये लोग जो है ज़मींदारी प्रथा पुनः लाना चाहते हैं। ये मालिकाना चला गया तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। हमने कभी भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया, न मेरे मुंह से निकल ही सकता है। मैं किसी जाति शब्द का आज तक नाम लेकर राजनीति नहीं किया और हमारी पार्टी भाकपा माले विभिन्न जातियों के बीच से जो वर्गीय रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको लेकर के लड़ती है। और नेतृत्वकारी अगर कहा जाए तो हमारे ऊंची जाति के ही बहुत सारे लोग हैं।
तो हम लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वर्ग की राजनीति करती है, इसलिए जाति शब्द का यूज नहीं किया। लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति सिर्फ जो है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चलती है, जिनको जनता के समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। उन लोग को थोड़ा सा लगा कि इसी मुद्दा को उठा करके हम अपनी राजनीति की रोटी सेक लें, तो उन लोगों को थोड़ा दर्द भी हुआ और राजनीति की रोटी सेकना शुरू किया। हालांकि उनको आज तक, हम लोगों ने, जितने लोगों ने मेरे ऊपर सवाल उठाया, आज तक जनता के किसी भी सवाल पर, चाहे गन्ना का कीमत का सवाल हो, चाहे किसानों के फसल के कीमत का सवाल हो, चाहे खाद बीज के प्रश्न का हो, या ये गरीबों को हक मिले इन सवाल हो, किसी भी सवाल पर कभी बोलते हुए हमने देखा ही नहीं। न उनकी राजनीति जनता के लिए होती है, उनकी राजनीति बांटने के लिए होती है। उन लोगों ने बांटने की कोशिश किया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे भी निचले तबके के जो लोग हैं, वर्गीय रूप से जो कमज़ोर गरीब गुरबे लोग हैं, उन लोगों के अंदर भी राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। मुंह तोड़ जवाब दे करके उनकी बोलती बंद की, उन लोगों को माफ़ी मांगने के लिए लोगों ने मजबूर किया। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मेरी शुरू से सोच रही है, हमारी पार्टी की सोच रही है कि सामाजिक सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे। हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं, हम तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। तोड़ने की राजनीति इस देश में एक ही पार्टी करती है, और वो है आरएसएस के इशारे पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है, वो संप्रदाय के आधार पर भी और जाति के आधार पर भी। और इसीलिए आज देखिएगा कि पूरे देश में उनकी एक कोशिश चल रही है। अभी भाई राम मंदिर बन रहा है, बन करके शायद तैयार हो गया है, तो राम मंदिर का उद्घाटन के लिए पूरे देश में उत्पात और उन्माद भड़काने की यात्रा निकालने की क्या जरूरत है? ये भाजपा की वजह से बना है, ये आरएसएस की वजह से बना है। हमारे देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, पूरे देश के लोगों ने स्वागत किया। तो मान लीजिए आप जैसे भाजपा को कह रहे हैं कि वो इसका क्रेडिट ले रही है, इसका श्रेय ले रही है अपने ऊपर, तो ये 500 सालों से ये लंबित था, इसको पूर्व की सरकारों ने इसको क्यों नहीं करवाया? कोई सरकार नहीं कराया, कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, उसके आधार पर बन रहा है। इसमें भाजपा का कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है। वो लोग तो दंगा भड़काने के काम करते हैं और दंगा भड़काने के लिए सारा अभियान चला रहे हैं। कुछ नहीं, इसमें जोगी का, मोदी का 1% भी भूमिका नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने स्वागत किया है, उसमें अल्पसंख्यक लोगों ने भी स्वागत किया है। हालांकि वो जो निर्णय हुआ है, वो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो निर्णय एक तरह से पंचायती हुआ है, एक जजमेंट बहुत नहीं माना जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दुख तकलीफ लगा भी है। तो लोगों ने कहा कि हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, और सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, हम लोगों ने भी स्वीकार किया। अब भाजपा उसका उद्घाटन, बताइए, इस देश के भीतर बड़ी बड़ी उद्योग धंधे लगना चाहिए। देश के नौजवान रोजी रोटी के लिए माने दर दर के ठोकर खा रहे हैं, अपराध और नशा के गलियों में भटक रहे हैं, उनके लिए रोजगार की सरकार ने कोई व्यवस्था की? कहाँ उद्योग लगा दिया पूरे हिंदुस्तान के भीतर? कहीं नहीं लगाया। तो इसको तो ये काम करना चाहिए। तो ये काम के लिए कहीं उद्घाटन करे तो मैं कहता हूं कि चलिए उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में जितने कोरोना काल ने दिखा दिया कि अस्पताल की जरूरत है, उसके 10% भी अस्पताल भारत में नहीं है। आज भी मरीज दर दर के ठोकर खा रहे हैं हिंदुस्तान में। जरूरत तो थी कि यहाँ अस्पताल बनना चाहिए, तो पार्लियामेंट बना करके उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। और उसमें हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी थी, जिनके बारे में इन लोगों ने ढोल पीटा पूरे देश में कि हमने एक आदिवासी महिला को महामहिम के पद पर बैठाया है, उसको अपमानित किया गया, उसको उस उद्घाटन समारोह में भी नहीं बुलाया गया। आप देखें कि मणिपुर किस तरह से जलाया गया, दलित बेटियों को नंगा करके घुमाया गया। आपने देखा कि हमारे देश की पहलवान लड़कियां, जो एक एमपी पर चार्ज लगा था कि इनके साथ जो है यौन शोषण किया है, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उस पर एफआईआर भी हुआ, लेकिन उसको क्लीन चिट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार। और इसलिए पूरा देश की जनता इस बात को देख रही है और आज निर्णय भी दे रही है। ये लोग महावीर जी के सहारे, हनुमान के सहारे, कहे ना, जय बजरंग बली के सहारे। आपका जैसे आपका कहना ये है कि भाजपा जो है वो एक तरह से हिंदुत्ववादी प्रचार कर रही है देश भर में, राम मंदिर को लेकर या बजरंग बली का नारा लगा, ये आप कहना चाहते हैं? एकदम उन्माद उत्पाद भड़का करके समाज को बांटना चाहती है। इसमें तो जैसे कि एक पक्ष की हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो किसी से लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं हिंदुत्व की बात आप जब करिएगा तो इस देश का संविधान क्या इसकी इजाजत देता है कि राजनीति में धर्म की बात हो?
इस देश का संविधान सेकुलर संविधान है। वो किसी भी धर्म को, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए धर्म का प्रचार करने का इजाजत नहीं देता है, लेकिन ये लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हुए धर्म का प्रचार करते हैं। तो हमारा जो सामाजिक चीज है, वो घरों में हम बैठ करके भगवान की आराधना या अल्लाह का आराधना करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इस समाज में राजनीतिक रूप में इसको ले आने का काम कौन किया? आज देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने किया ना। इसलिए हम समझ रहे हैं कि साफ साफ बात है कि वो बांट करके, उनको जनता के मुद्दे से कुछ भी लेना देना नहीं। नहीं तो मोदी जी हिसाब देना, 10 साल का हिसाब उनको अब लोग मांगेगा। आप 15 लाख रुपया की बात कहे थे, आप महंगाई रोकने की बात कहे थे, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी की बात कहे थे, आपने क्यों नहीं दिया? आपने हमारे देश के जवान 4 जहाज मांगा था कि हम सुरक्षित दूसरे जगह जाएंगे, उनको जहाज नहीं दिया और 40 जवानों को मरवा करके, घड़ियाली आंसू बहाने का काम करके और भावना जगाकर, इमोशनल ब्लैकमेल करके हमारे देश में भाजपा के लोगों ने वोट लेकर के देश के गद्दी को हासिल किया और आगे भी यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होगी, और इन लोगों ने इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर। बताइए, जिस चीज को उन लोगों ने उठाया उसका कोई माने मतलब था, लेकिन बजरंगबली का गद्दा उल्टा चल गया, भाजपा को वहां सत्ता से बाहर कर दिया गया। देश में भी ये जो कोशिश कर रहे हैं कि जय श्री राम के नारा देकर पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को एकजुट कर देंगे मुस्लिमों के खिलाफ, हम समझते हैं कि इसमें भी नाकाम होंगे। आने वाले 24 में मोदी की विदाई तय है। तो दो बातें जो मैंने आपकी नोट की, पहला ये कि जो आपने सेकुलर शब्द कहा, जो हमारा संविधान जो है सेकुलर है, ये सेकुलर शब्द जो है ये मूल संविधान में नहीं है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया, ये जो है इमरजेंसी के बाद 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था, सेकुलर वर्ड जी। दूसरी बात आपने जो कही विधायक जी, कि कर्नाटक की जो स्थिति आपने कही कि जय बजरंगबली का नारा लगाकर ये लोग वोट लेना चाहते थे। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मुझे फैक्ट, मुझे तथ्य से मतलब है। मैं निष्पक्ष रूप से एक पत्रकार, एक नागरिक के रूप में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो वहां टीपू सुल्तान या औरंगजेब जो आक्रांताकारी हैं, जिन्होंने हमारे देश में आकर हजारों लाखों लोगों की हत्याएं की, यहाँ की जो मंदिरें हैं, जो चीजें हैं, उनको ध्वस्त किया, यहाँ के लोगों को गुलामी का जीवन जीने पर जो है मजबूर किया, तो उन लोगों का जो है बड़ा बड़ा पोस्टर फोटो लगाकर उसका प्रचार करना, उनकी पूजा करना, उनको सम्मान देना कर्नाटक में जो हो रहा है, ये कितना सही है? देखिए, एक बात तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि इस देश के संविधान में सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया। ये भी मैं भी जानता हूं कि बाद में जोड़ा गया, लेकिन जब संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया तो उसकी उपयोगिता समझ के जोड़ दी गई। तो संविधान में सेकुलर है ना, तो पहले हटा लीजिए। सेकुलरिज्म का शब्द जो है संविधान से हटा लो, फिर दंगा भड़काओ, आपको छूट दे दी जाएगी। संविधान बदलो तो पहले, ये हिम्मत है, ये हिम्मत आपको नहीं है कि संविधान बदलिएगा इस सेकुलर चीज को, और कर रहे हैं संविधान। तो संविधान को तो हम चाहते हैं देश तो संविधान से चलेगा, कि देश मोदी से चलेगा, जो चाहेंगे उनके मन से चलेगा। और जहां तक टीपू सुल्तान की और औरंगजेब की बात आप करते हैं, उन लोग के जो पॉजिटिव चीज है, हम कह रहे हैं कि इस देश में बहुत सारे शासक आए गए, हम उनके निगेटिव से सीखेंगे कि उनके पॉजिटिव कार्य क्या रहे। अंग्रेजों के जमाने में मैं कहना चाहता हूं कि एक सबसे, औरंगजेब खुद अपने वर्क करते थे। श्रम के क्षेत्र में औरंगजेब के जमाने में जितना डेवलपमेंट हुआ था, कर्म करने की प्रति जितनी लोगों की श्रद्धा थी, वो बाद में कभी नहीं रहा। पॉजिटिव से सीखिए, उन्होंने गलत किया उसका विरोध कीजिए। पॉजिटिव तो आप आदमी का पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो गलत चीज का विरोध कीजिए। हमने कहा कि कोई भी मुगल शासक हो या अंग्रेज हो, कोई भी, जैसे अंग्रेजों ने जो हमारे देश में नई शिक्षा नीति ला करके एजुकेशन मैकाले की शिक्षा प्रणाली जो लाया, हम उसका वेलकम करते हैं। चलिए, मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति दिया, कम से कम वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति तो दिया, आध्यात्मिक और अंधविश्वास पर आधारित शिक्षा पद्धति के खिलाफ दिया। तो कुछ मामलों में अंग्रेजों ने हमको दिया, लेकिन अंग्रेजों का जो दूसरा काम था कि भारत का शोषण करता, भारत को लूट करके ले जाकर इंग्लैंड में जमा करते थे, हमारे देश के ऊपर, लोगों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार करते थे। 1857 में करोड़ों लोगों का जो उन लोगों ने कत्लेआम किया, हम लोगों ने लड़ा और उसको खदेड़ा, उससे जो अच्छाई था उससे सीख लिया। तो हमारे मुल्क में जो शासक आए, जिन लोगों ने जो किया, उसके जो अच्छे थे उससे हम सीखेंगे। और आज हम समझ रहे हैं कि उसको उठाने की क्या मतलब है। आज कह रहे हैं कि ताजमहल शिव के मंदिर पर बना हुआ है, ये क्या है? ये भाजपा कोशिश कर रही है कि ताजमहल जो हमारे देश की एक धरोहर है उसमें छेड़छाड़ करें। आज पूरे देश के तमाम नामों को बदलने का क्या मतलब है? नाम बदलने से क्या होगा?
आप मुगल प्रतीकों को हटाना चाहते हैं, आप भारत के इतिहास में से मुगल काल के जो इतिहास है उसको बदलना चाहते हैं। इससे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? ये हमारे दुनिया का और देश में जो सच्चाई है, इतिहास का जो सच्चाई है, फैक्ट है, उसको आप ओझल करके हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। गूगल के इस दौर में मुगल के इतिहास को हटा करके आप चाहेंगे कि हम जो है केवल हिंदुत्व के इतिहास को भगवाकरण करके लागू कर देंगे, तो संभव है। और इसलिए देश की जनता ये बात समझने लगी है, और जो लोग भी गलत तरीके से उन्मादी सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं वो गलत है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी भगवाकरण जो है हिंदुस्तान का किया जा रहा है, शुरू से ही इसका नाम जो है हिंदुस्तान रहा है, और पूरे विश्व में 58 ऐसे देश हैं जो इस्लामिक देश हैं। तो अगर एक हिंदू, जैसे ये लोगों का कहना है, मैं आपको जो है जनता की बात कर रहा हूँ, जो विचार है वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोगों का कहना है कि 58 इस्लामिक देश हैं पूरे विश्व में, अगर एक देश जो है वो हिंदुत्व का होता है या हिंदू का होता है, क्योंकि ये जो है एक कल्चर है, तो इसको आप क्या कहते हैं? सुनिए, हिंदुत्व के नाम पर और किसी भी धर्म के नाम पर दुनिया में कोई भी देश है तो वह देश डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। इस्लाम के नाम पर भी है या हिंदुत्व के नाम पर, तो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। धार्मिक आधार पर किसी भी राष्ट्र और देश का निर्माण नहीं हो सकता। और जहाँ कहीं भी है वहाँ लोकतंत्र की लड़ाई चल रही है, वहाँ बदलाव हो रहा है। हिंदू के नाम पर हिंदू राष्ट्र था नेपाल, वहाँ बदलाव हुआ, राजा का राज चल रहा था। इसलिए भारत को आप पुराने जमाने में ले जाना चाहते हैं। भारत तो दुनिया का गुरु जब आप मान रहे हैं, तो भारत तो लोकतंत्र का गुरु है। और भारत का और बिहार एक ऐसी धरती है जहां से लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई। आकर प्रधानमंत्री जी पटना में भाषण दे रहे थे कि मैं लोकतंत्र के जननी पर खड़ा हूं। वैशाली वह जगह है जिन्होंने दुनिया को लोकतंत्र का संदेश दिया है। तो क्या लोकतंत्र में कोई धर्म के नाम पर राष्ट्र निर्माण होगा? इसलिए वो लोकतंत्र विरोधी है। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र विरोधी ना है, तब नहीं धर्म के आधार पर राज्य बनाना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूं किसी भी दुनिया के देशों में किसी भी धर्म के आधार पर राज नहीं, देश एक लोकतांत्रिक राज हो दुनिया में बनना चाहिए, जिसमें सबको बराबरी का हक हो। किसी भी धर्म और जाति मजहब के आधार पर, रंग रूप के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, जहाँ कहीं भी कर रहा है। और इसलिए भारत में भारतीय जनता पार्टी इस काम को कर रही है, इसलिए 100% गलत है। तो विधायक जी ने अभी जो है कुछ राजनीतिक टिप्पणी दी, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर, एक विधायक के तौर पर। माननीय विधायक जी से मेरे जो है अब कुछ जो है क्षेत्रीय सवाल हैं, जो चूंकि मैं भी आपके विधानसभा क्षेत्र का एक नागरिक हूं, और यहाँ कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि आप सुमेरपुर ढाला जो अंडरपास है, वहाँ जो है बराबर जो है जल जमाव की समस्या बनी हुई है। और वहाँ से लोगों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि आप भी वहाँ, आपको अवगत कराया गया है इस बारे में, आप भी वहाँ गए थे, जाकर आपने देखा भी है। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर, कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ लोग जो है, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंट होने की वजह से, और घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। सड़क भी जो नीचे अंडरपास में वो सही नहीं है, तो इस कारण जो है लोगों को बहुत कठिनाई परेशानी हो रही है। तो इसका आप किस तरह से इसका समाधान कर रहे हैं सर? ये बात बहुत ही दुखद है कि इस तरह की स्थिति आज भी बना हुआ है। लेकिन 1 से 1.5 साल पहले मैं तड़पती हुई धूप में दिन भर धरने पर बैठा रेलवे स्टेशन पर। वहाँ डीआरएम के और कई अधिकारी भी आए, डीआरएम तो नहीं, उनके प्रतिनिधि के रूप में लोग आए। हमको आश्वासन मिला और हमसे सलाह भी मांगा गया। हम लोगों ने बोला कि ऊपर वाला पहले एक बार खोल करके और नीचे इसको और ऊंचा कीजिए। दूसरा बात, इसको पूरा तोड़ करके, पानी रिस रहा है, उसको भीतर से प्लास्टर करते हुए उसकी भराई करके बनवाइए। लेकिन उस काम को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मैं कह रहा हूँ कि वही ना सरकार है, केंद्र सरकार। तो चूंकि रेल का है, हम तो बिहार में ही अपना पावर लगा सकते हैं। हमने केंद्र को चिट्ठी लिखा, हमने रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। आप पश्चिमी ढाला, पश्चिमी रेल क्रॉसिंग जो है उसके लिए हमने धरना दिया, जो पिच बना, फिर अभी ढलाई हो रहा। कई ट्रेनों के ठहराव के लिए भी हमने मांग किया। लेकिन उसमें से सरकार जो है हमारे साथ जानबूझ करके केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसका क्रेडिट माले के विधायक को, महागठबंधन के विधायक को न जाए। तो भाई, भाजपा के लोग पक्षपात करने वाले लोग हैं, ये कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो बने, और आगे भी हम लोगों से राय लेकर के कुछ योजना लेंगे लड़ाई का, कि लड़ेंगे। विधानसभा में भी हम इस मामले को उठाएंगे। लेकिन ये पूरा जहाँ जहाँ अंडरपास बना है, सब जगह फेल्योर है, कहीं सक्सेसफुल नहीं है, सब जगह पानी लग रहा है, इसमें लूट हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ है। लेकिन अब हमें मांग करना है, लड़ना है, इसलिए हम इस काम को में लगे हुए हैं।
तो आपको मैं बता दूं कि जो रेल मंत्रालय जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है और रेलवे के जो भी काम होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा करवाया जाता है। अभी जो ऐसे कुछ अंडरपास हैं जहां जल जमाव हो रहा है, लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है, उसका समाधान नहीं किया जा रहा है। तो और वहां अगर आप सड़कें देखें या उसकी गुणवत्ता देखें, जिस तरह से अंडरपास को बनाया जा रहा है, उसमें बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां हैं और ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि उसमें जो है कुछ न कुछ भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। तो इस पर जो है रेल मंत्रालय को इस पर काम करना चाहिए, इसको इस पर जवाब देना चाहिए। आगे मेरा सवाल विधायक जी से अंतिम और आखिरी सवाल ये है कि रामपुर बुजुर्ग में सर जो रोड है धरनी छापर, जो यूपी से बिहार में जो रोड आ रही है, तो वो रोड जो है उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहाँ जो है कई सालों से है जो कुछ काम नहीं हो रहा है और उस कारणवश जो है एक्सीडेंट होते हैं, पानी वहाँ भी जमता है, जल जमाव, कीचड़ वगैरह की समस्या वहाँ हो रही है, ये बहुत लंबे समय से। दूसरी बात जो जो सड़क जो है बहुत ही पतली है, नैरो है, तो उसका चौड़ीकरण भी जो है नहीं हो पा रहा है, 2 गाड़ियाँ एक साथ आ जा नहीं पा रही हैं। तो इस पर सर क्या काम चल रहा है? देखिए, धरनी छापर से लेकर के माने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर रामपुर बुजुर्ग से लेकर के और सीमा मैरवा में मझौली चौक तक ये एनएच का रोड है। और जब मुझे जानकारी हुआ कि एनएच का रोड है तो मैंने जाकर निरीक्षण किया। वो रोड बनाने वाला जो संवेदक है बहुत गलती किया था, फ्लैंक भी नहीं बनाया था और रोड गलत तरीके से बना दिया था। तो हमने तुरंत जा कर के इंजीनियर इन चीफ से मिला पटना में, जहाँ उसके विभाग के हैं, और उन्होंने तत्काल गति से उसको फिर से निर्माण कराया। एक बार निर्माण हो चुका है, पता करिएगा। फिर इधर मैं करीब 1 महीना पहले जा कर के वहाँ बैठ गया था धरना पर। हमने कहा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, चौड़ीकरण होगा कि नहीं होगा। कहा कि उत्तर प्रदेश से जो बना करके लाया है वहाँ ला के छोड़ दिया है और ये 3 किलोमीटर की जो दूरी है हमसे एस्टीमेट नहीं मांगा। तो हमने कहा कि कौन कराएगा? ये कौन कराएगा? आप यहाँ बैठे हुए एनएच के, कौन कराएगा? आप 1 सप्ताह के भीतर हम हाँ, एनएच 1 सप्ताह के भीतर आपको देना है। तो 1 सप्ताह के भीतर बोल के आए हैं, आज करीब 10 दिन हो गया। उन्होंने एक 40-42 लाख का एक स्कीम तत्काल पास किया है कि उस रोड का मरम्मती करके पिचकरण हो जाए, मेरे ही प्रयास से। और मेरा इस पर तो फोकस है ही, इससे बड़ा फोकस है कि जल्द से जल्द वो एनएच के रूप में वहाँ से यहाँ जुड़ जाए, उसका चौड़ीकरण हो जाए, 7 मीटर चौड़ा उसको बनाना है, प्लस बगल में नाला भी होगा मैरवा बाज़ार में। इस सब पर मेरी बातचीत हुई है और हम इस पर लगे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट जब आए तो मैं बताऊँगा। 1 से 2 दिन में मैं इंजीनियर जो एग्जीक्यूटिव हैं, इसके कार्यालय छपरा में है, उनको भी बुलाना है हमको और बुला करके इस काम को स्टार्ट करवाना है। ये जो मरम्मतीकरण है, जो ये मतलब राज्य सरकार द्वारा जो मतलब आपके द्वारा जो है प्रयास से हो रहा है? हमारे प्रयास से उसी माने एनएच के ही विभाग से हो रहा है, 42 लाख की लागत से। बहुत ही जल्द इस पर काम शुरू होने की संभावना है। तो हमको लगता है शुरू हो जाना चाहिए था, कैसे नहीं हुआ। इधर बीच में कई घटनाएं हुई जिसमें मैं उलझ गया था। अब जा रहे हैं पटना कल, तो निश्चित तौर पे जाके फिर से मिलेंगे और जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। तो विधायक जी के से हमने बहुत सारे सवाल किए, कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक, कुछ क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। एक बात जो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि मैं जो क्षेत्र में बहुत जगह घूम रहा हूँ और कई लोगों का कहना है कि विधायक जी शुरुआती दिनों में अपने राजनीतिक जो कदम आपने उठाया शुरुआती दिनों में, बहुत लोगों के पास आप मैरवा में, बभनौली में, बहुत सारे जगह क्षेत्रों में आप बैठते थे, जाते थे, वहाँ उनके साथ चाय पीते थे, अखबार पढ़ते थे। अब आपका जो है जाना कम हो गया, तो कुछ लोगों की शिकायतें जो है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ही एक पहला विधायक हूँ जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रहता हूँ और इस मामले में कहीं भी जनता की कोई शिकायत नहीं है मेरे समझ से। और मैं लगातार क्षेत्र में, अभी देखिए यहाँ 2 लड़कियाँ डेथ की थी पानी में डूबकर, मैं प्रेजेंट था। और इस तरह से हर जगह मैं जाता हूँ। हो सकता है एक आध गाँव कोई है जहाँ थोड़ा समय हो गया हो, लोग कह दिए हों, लेकिन ये मेरे अंदर नहीं है। हम लोग तो हमारी पार्टी ये का नियम है कि हम लोग 2 दिन 1 दिन पटना रहते हैं सप्ताह में, चाहे 10 दिन में, बाकी समय तो क्षेत्र ही में रहते हैं। तो अगर फिर भी आपके माध्यम से ये बात आई है तो इसमें हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जनता की शिकायत नहीं। मेरे बारे में तो ये परसेप्शन है कि एक ऐसे विधायक हैं जो जनता के बीच में सबसे ज़्यादा रहता है। तो विधायक जी गरीबों के नेता हैं, ये पिछड़ों के नेता हैं, ये जो दलित हैं, जो कुचले हुए, दबे हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। इनसे हमने एक विस्तृत चर्चा की, इनसे हमने बातचीत की सभी मुद्दों पर और इन्होंने बहुत ही मुखरता से, बहुत ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। इनका समय देने के लिए हम विधायक जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं
और फिर आपसे आगे चलकर कुछ ऐसे ही मुद्दों पर हम फिर आकर आपसे समय लेकर प्रयास करेंगे कि ऐसी चर्चा फिर से हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। जय हिंद।